लकड़ी का नाव डूबे कागज का नाव डूबे, नाव तो डूबना है ना। कंट्रोवर्सी तो दोनों में हुई ना मंजी, जब खिलाफत हुसैन का नाम अनाउंस किया जा रहा था वहाँ भी हंगामा हुआ था, कुर्सियाँ चली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी एसके सिंह का नाम जब आप ले रहे थे, ये देखिए, मैं ये तो कहूंगा कि ये तो होगा, ये तो हर पार्टी के साथ होता है। कागजों की तो जांच करा लेनी चाहिए थी। विकल्प वाला प्रशांत किशोर जो फैसला लेता है उसके पीछे लग जाता है, वो प्रशांत किशोर नहीं दिख रहा। आप मुंह से निकल गया ये हम काट देते हैं, वोट काहे नहीं दे रहे हो, जिसके बाद विवाद हुआ। कहने का मतलब ये कि ये दो प्रत्याशी तो बदल दिए इन्होंने जी। और एक प्रत्याशी इनका बेलागंज वाला ठीक ठाक मजबूत भी है, मुझे लग रहा है। हाँ, जो पहली बार अगर यही प्रत्याशी चुने गए होते तो आज ये फजीहत नहीं होती। चारों सीटों पर प्रशांत किशोर एक अलग परिस्थिति में हो सकते थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, यहाँ से भी चुनाव तक बहुत संशय में रहेंगे प्रशांत किशोर। तो कहूँगा कि ये सारा का सारा फोकस प्रशांत किशोर पर करके कि प्रशांत किशोर के लिए एकदम इज्जत की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, फलना है का। अरे प्रशांत किशोर के नाक की लड़ाई क्यों होगी? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा या विधान परिषद का हो, किसी भी चुनाव का महत्व उतना ही होता है जितना आम चुनाव या फिर असेंबली चुनाव का होता है। कारण कि उसमें सभी शक्तियाँ बराबर लगाई जाती हैं और जीत हार के लिए अपने अपने हिसाब से आंकड़े बिठाए जाते हैं। बिहार में 4 सीटों का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव के साथ साथ इस बात को भी जोड़ा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आखिर इसके असर क्या पड़ेंगे। इन सभी बातों को लेकर के हर पार्टी, हर गठबंधन अपने अपने हिसाब से अपनी शक्ति संचय किए हुए था, उसको आजमा रहा है। ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका किसका भविष्य इसमें दांव पे लगा हुआ है। हालांकि सभी का लिटमस टेस्ट है, तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं राजनीतिक दल और कितना महत्वपूर्ण है आने वाले 2025 के मेन चुनाव से, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम सामने हाजिर हुए हैं। और जांच पड़ताल में हम नमन जी से जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और चुनाव में जो उम्मीदवारों के लगभग घोषणा हो चुके हैं, उसके बाद परिस्थितियाँ क्या बन रही हैं और इसके असर 2025 के चुनाव पर क्या पड़ेंगे। नमन जी, सब कुछ तय हो गया है, लगभग चारों सीट के उम्मीदवार मुख्य पार्टियों के तय हो गए हैं और 28 तारीख को सब क्लियर भी हो जाएगा कि कौन कौन चुनाव मैदान में है, कौन किसके विरुद्ध में है। जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसके आधार पर क्या लग रहा है कि ये प्रभावित करेंगे? कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है। देखिए, एक पॉपुलर नैरेटिव जो बिहार में आजकल हो गया है, कुछ लोग तो प्रशांत किशोर के साथ भी खड़े थे, वो भी जैसे ही देखे कि प्रशांत किशोर कमज़ोर पड़ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले नहीं होता है कि सबसे पहले जब नाव डूबने वाला था तो चूहा भागता है। जी बिल्कुल। मैंने देखा कई तथाकथित पत्रकार जो हैं वो भी भागने लगे प्रशांत किशोर को छोड़कर। लेकिन यहाँ एक बात, चूँकि बिल्ली गले में घंटी मैं ही बांधता हूँ, ये समस्या भी रही है, इस वजह से ढेर लोग पसंद भी नहीं करता है, जो देख भी रहा वो भी पसंद नहीं करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं, जब वो विपक्ष में आते हैं तो खोजते हैं हम लोग को, लेकिन ऐसे तो मुश्किल है। तो होता क्या है कि अभी एक नैरेटिव जो चल रहा है कि प्रशांत किशोर की इज्जत दांव पर है, प्रशांत किशोर की राजनीति यहीं ख़त्म हो जाएगी, यहीं शुरू हो जाएगी, चल पड़ेगी या बर्बाद हो जाएगी, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये सब कुछ चल रहा है। आनन फानन में प्रशांत किशोर जो कितना कॉन्फिडेंस से आए थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशांत किशोर को भी रुक कर सोचने की आवश्यकता है कि प्रथम ग्रास्य मक्षिकम पात्रम। जी। ये 4 ही सीट पे जब इतनी फेरबदल करनी पड़ गई, शांति सोचिए जरा, जो मजबूर होकर भी सोचिए इसको। ये जरूरी है सोचना आपके लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ दाव पर लगा कर आए हैं। अपनी प्रतिष्ठा से लेकर एक पॉलिटिकल कैरियर जो आपका, वो सब आप दाव पे लगा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बिहार उस सबसे बड़ा है, आपकी मेरी आहुति से भी बड़ा है, लेकिन प्रशांत किशोर अगर बिहार के एक बड़े रणनीतिकार हैं तो इससे हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस हम लोग को होता है। जी बिल्कुल। कहीं सरकार बनाने और उठाने की बात अगर होती है तो बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाती है तो खाक की। तो आप किनके चक्कर में पड़कर ये सब कुछ कर रहे हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन इतना जरूर तय है, बिल्कुल तय है कि आपसे वो गलतियां कराने लगे हैं लोग, या आप उस दबाव में वो गलतियां कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपने जो दावा किया कि एक प्रत्याशी चयन का तरीका होगा, इंटरनल इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शन वायबल नहीं थे, ट्रांसपेरेंट नहीं थे।
प्रत्याशी चयन को लेकर आपने ढाक के 3 बात वाली बात कर दी। और अगर आपके पास कोई रणनीति थी या कोई अगर इंटरनल इलेक्शन हुए तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए था, लाइव प्रसारण भी कर सकते थे। हालांकि जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन आपको चूंकि आप नए हैं तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, हाँ, आप नए हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा उस चलती फिरती राजनीति से। नीतीश कुमार अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेते हैं, नीतीश कुमार जिसको मन करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेते हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार बन जाते हैं, अमित शाह जो मन करता है सो बन जाते हैं, नरेंद्र मोदी घोषित प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार घोषित मुख्यमंत्री हैं जब सरकार बनेगी। तो ये चीजों से अलग क्या है? प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मेरी सरकार बनेगी, तो ये अलग था। इसी तरीके से कई चीज़ें अलग हो सकती थी। आपके प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया थी, जो आपने समझाया था कि होगा, वो नहीं हुआ। उसका घाटा क्या हुआ? उसका घाटा ये हुआ कि आपने अपने ही किए हुए फैसलों को बदला। जिस प्रशांत किशोर को लोग खोज रहे थे वो नहीं मिला। संकल्प वाला प्रशांत किशोर जो फैसला लेता है उसके पीछे लग जाता है, वो प्रशांत किशोर नहीं दिखा। आपने एसके सिंह की भी कुर्सी, मैंने उनको उनकी भी टिकट वापस ले ली, या जिनका देखिए कहने के लिए आप जो कहिए कि मतलब उन्होंने वापस कर दिया, या खिलाफत हुसैन का ही टिकट वापस लेने का, मैं तो मानता हूं कि दोनों प्रत्याशी बिल्कुल सही नहीं थे जी। मैं इस तरफ से खड़ा हूं जिस तरफ मैं ये कहता हूं कि इन दोनों का प्रत्याशी चयन बिल्कुल गलत था। और आई कैन नॉट बिलीव कि देयर वाज अ ट्रांसपेरेंट इंटरनल इलेक्शंस जिसके प्रोसीजर से ये निकल कर आए थे। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। अगर ये है तो मतलब आपका पूरा का पूरा चुनाव आयोग को छोड़िए ना, ईवीएम वाली बात, आपका इंटरनल इलेक्शन ही रिग्ड है। अगर ऐसे प्रत्याशी चुनकर आते हैं तो आपका इंटरनल इलेक्शन ही रिग्ड है, उनमें ही खेल है, कुछ बड़ा बंडोल है। छोटी गलती बहुत बड़ी सामने। और एक और बात, जब प्रशांत किशोर एज अ लीडर ये कह ही देते हैं कि खिलाफत हुसैन और एसके सिंह लड़ेंगे, ये दोनों पहले प्रत्याशी थे आपके जी। और आपने जब दोनों को उतार ही दिया तो क्या जरूरत थी इनको वापस लेने की? अरे लकड़ी का नाव डूबे कागज का नाव डूबे, नाव तो डूबना है ना। कंट्रोवर्सी तो दोनों में हुई ना मंजी। जब खिलाफत हुसैन का नाम अनाउंस किया जा रहा था वहां भी हंगामा हुआ था, कुर्सियां चली थी। बिल्कुल। और दूसरी एसके सिंह का नाम जब आप ले रहे थे, ये देखिए, मैं ये तो कहूंगा कि ये तो होगा, ये तो हर पार्टी के साथ होता है। कागजों की तो जांच करा लेनी चाहिए थी। नहीं, मैं फिर वही कहूंगा ये भी होगा बाबा, ये भी होगा। मैं टेक्निकल बात पर नहीं आ रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल एंगल्स पे बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रत्याशी चयन में बहुत बड़ी गलती हुई है जी। लेकिन अगर वो हो भी गया था, जैसे जदयू जहानाबाद हारने गई थी जी। नीतीश कुमार या जिसने भी फैसला लिया, प्रत्याशी चयन में गलती हो गई थी, लेकिन कमिटमेंट में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं थी। अशोक चौधरी से लेकर सारे दिग्गज नेताओं का रंग रोगन हो गया था। अप डाउन करते रहिए, अंतिम दिन तक सब कुछ एकदम लग रहा था कि पक्ष में है। तो और इतना मेहनत किया अशोक चौधरी और बाकी लोगों ने वहां पर, भोला सिंह ने मेहनत किया कि बाद में अशोक चौधरी के मुंह से निकल गया कि हम क्या देते हैं, वोट क्या नहीं दे रहे हो। जिसके बाद विवाद हुआ। कहने का मतलब ये कि मेरी उम्र छोटी हो सकती है, इसलिए ऐसा लग सकता है कि कोई बहुत मोटा, मुझे से बहुत विशालकाय, बहुत अलग अलग तरीकों से स्वांग रचने वाला व्यक्ति अगर बोलता तो शायद उसकी बात सुन लेते आप। ढेर लोग सुना है और ढेर लोग आज 3 बास पे खड़े हैं। 3 बास पे क्या, कितने लोग, तो राजनीति ही समाप्त हो गई है। बहुत सर्वाइवल के दौर से गुजर। और आप देखिएगा बहुत दिनों तक बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता तथा कथित बिहार के मुख्यमंत्री, अघोषित मुख्यमंत्री बनने वाले एक व्यक्ति तो आज हाशिए पर खड़े हैं और उनकी जगह आपको मिलने जा रही थी, लेकिन आप भी वही गलतियां कर रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जिस प्रशांत किशोर को हम लोग जानते हैं और जो प्रशांत किशोर देश भर में जो नजर आ रहे थे, उस प्रशांत की बहुत की कमी नजर आई। मैं बार बार आपको कह भी रहा था कि देखिए प्रशांत किशोर को मैं पैरासाइट किशोर क्यों कहता हूँ जी। इसके पीछे कारण है, आपको एक लचक चाहिए, वो लचक धर कर ही आप ऊपर बढ़ते हैं। अपना भी हमें नाचे भुला। हाँ, अपने पे जब आया तो मैं कह रहा था कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार और प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ नेता, इन दोनों में बहुत अंतर है जो प्रशांत किशोर को खुद समझना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली बिहार की राजनीति ने उनको बहुत बुरे तौर से सिखाया इस बार। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर चाहते तो इन चुनाव में इससे बड़ा हस्तक्षेप उनका हो सकता था, बिल्कुल मिसाल कायम कर सकते थे। हाँ, एक और बात, ये 2 प्रत्याशी तो बदल दिए इन्होंने जी। और एक प्रत्याशी इनका बेलागंज वाला ठीक ठाक मजबूत भी है, मुझे लग रहा है। हाँ, जो पहली बार अगर यही प्रत्याशी चुने गए होते तो आज ये फजीहत नहीं होती। उसी के तो हंगामा हो रहा था। अब तो वही बोला, तो फजीहत नहीं होती, मतलब कि आपका इंटरनल इलेक्शन मजबूत नहीं है। बिल्कुल। आप देश के इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपका खुद का इलेक्शन सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। दूसरी बात, आपने फॉर इंस्टेंस जैसे मान लेते हैं जो बक्सर वाली सीट है, अच्छा, रामगढ़ वाली सीट पर आपने जो प्रत्याशी दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ जातीय समीकरण आपको भी देखना जरूरी है,
लेकिन आपके पास उससे बेहतर प्रत्याशी था। जी। आपने कैसे आँख के सामने से, मतलब जब आपके पास एक कैप्टन के तौर पर मौका होता है कि आखिरी विकेट है, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना है जो बचा ले विकेट, तो आप, मैं स्पष्ट कहता हूं, आप वहां विराट कोहली या किसी अच्छे बैट्समैन को भेजना चाहेंगे, ना कि आप टेलेंडर को भेज दीजिए कि नहीं आउट भी होगा तो यही ना होगा। ऐसे नहीं होता है। नाइट वॉचमैन की तरह, नाइट वॉचमैन की तरह वो नहीं भेज सकते हैं। आपको एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ, मैं आई वोंट डू फेवरेटिज्म, लेकिन अब हो रहा है तो क्या करूँ। आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, जिस हथियार ने कुछ दिन पहले मिट्टी पलित भाजपा की कर दी है बक्सर में। जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में उस व्यक्ति का पूछ है, वो तीसरे लाइन पे, पीछे के लाइन पे, वही तो कह रहा हूँ, बक्सर में अभी चुनाव किसने हराया? मिथिलेश तिवारी को सारी दुनिया जानती है। जी जी। तो आपसे बहुत बड़ी चूक यहाँ भी हुई। फिर बात रही इमामगंज की, तो इमामगंज में भी आपने प्रत्याशी दिया है, खैर उसमें मैं बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि इन चारों सीटों पर प्रशांत किशोर एक अलग परिस्थिति में हो सकते थे जी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, यहाँ से भी चुनाव तक बहुत संशय में रहेंगे प्रशांत किशोर। बहुत आहापों की स्थिति जनसुराज में रहेगी। कल पूरे दिन ये लगभग तय हो गया था कि खिलाफत उनका टिकट छीना गया है। जी जी जी। लेकिन मीडिया के लोग जब पूछ रहे थे जाके प्रशांत किशोर की पार्टी से, तो लोग झुलमुल रवैया रहे, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। और आज बताइए वही हुआ। तो मेरा ये कहना, हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि ये सारा का सारा फोकस प्रशांत किशोर पर करके कि प्रशांत किशोर के लिए एकदम इज्जत की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, फलना है का। अरे प्रशांत किशोर के नाक की लड़ाई क्यों होगी? वो तो अभी पैदा ही हुए हैं राजनीति में। जी जी जी। तो जो बच्चा नर्सरी में है उसके रिजल्ट का क्या वैल्यू? रिजल्ट तो उन लोगों का इम्पोर्टेंट है जो मैट्रिक दे रहे हैं जी। जो कह रहे हैं कि हम भावी मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री, दोनों 5 पार्टियों के भी गठबंधन होगी तो मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा। हाँ, ये वो लोग हैं जिनके माने महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बने, उनका पुत्र भी मुख्यमंत्री बने। जी, जी, एक बार और मौका मिले। ये वो लोग हैं जो बाहुबलियों को जिंदा करते हैं, ये वो लोग हैं जो जात से जात लड़ाते हैं। कल ही देखे कमेंट में एक आदमी आके ज्ञान दे रहे थे कि नमन जी, मीडिया ही बिहार में जातीयता फैलाती है। मेरे भाई, नेताओं को काहे भूल गए? नेता कुछ आपके लगते हैं रिश्तेदार क्या? सारे नहीं, और लगते भी हों तो सारे इतना तो रिश्तेदार नहीं लगते होंगे, क्योंकि इतना तो आपके घर में हमको लगता है कि लोग नहीं होंगे। कितने रिश्तेदार आप रख सकें? जब बिहार में पार्टियां चुनती हैं नेता जाति देखकर, आप किस दुनिया में है? आपको समझ में नहीं आ रहा है। बेलागंज, इमामगंज से लेकर और बक्सर वाली रामगढ़ सीट तो हर जगह कहीं राजपूत से राजपूत लड़ रहा है, कहीं माझी से माझी लड़ रहा है, कहीं यादव से यादव लड़ रहा है। और बची कुछ एक सीट थी कुछ दिन पहले पूर्णिया में, गंगोत वर्सेस गंगोत हुआ था। जी जी। भुलाइए मत, हमारी मजबूरी है। अगर सामने वाला बैट्समैन आंख मूंद कर खेल रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत शानदार क्लासिक शॉट है, हमारा विश्लेषण भी उसी आधार पर होगा। तो डोंट किल द मैसेंजर। मैसेंजर को गोली नहीं मारा जाता है, हमारा काम ही खबर देना। बुरा भी होगा तो हम ही देंगे, अच्छा भी होगा तो हम ही देंगे। खैर बाकी लोगों का तो सुनते होंगे आप अच्छे से, तो आपको समझ में आता होगा कि कितनी मैंने सच्चाई हमारी बातों में होती है। अच्छा लगता है तब तो देखने आप आए हैं, तब तो आप अपनी बात रख रहे हैं। वरना कई लोगों के कमेंट में तो मैं देखता हूँ कि आप लोग तो राय देते हैं, वहाँ गालियाँ पड़ती हैं। और गालियाँ कभी कभी लोग गिन के भेजता है तो कहता है 300 गाली पड़ा है, कभी 350 गाली पड़ा तो है। संयोग ये है नमन जी कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। अगर यही चुनाव 2025 नहीं, एक बात बताता हूँ बा, मतलब ये याद होगा आपको जब तरारी वाला प्रत्याशी अनाउंस होने की बात आई थी प्रशांत किशोर की, क्या नंगा नाच हुआ था बिहार में पत्रकारों का। बिल्कुल। तोप आ रहे हैं, एती आ रहे हैं, विस्फोट हो जाएगा, राजनीति बदल जाएगी, टिकट छीना गया। हथियार अब वो बेशरम तथाकथित पत्रकार क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? अब देखिए उन लोगों ने कैसे खेल कर दिया है। अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से कोई लेना देना है, ये नहीं है। तब बाल बच्चा को नौकरी काहे प्रशांत किशोर की पार्टी में करवा रहे हैं? खैर चलिए, मैं आज यहाँ प्रशांत किशोर को बचाने आया हूँ, मारने नहीं आया हूँ। बात यह है कि केवल प्रशांत किशोर क्यों, और मैट्रिक का इंटर दे वालों के ना हुई जांच उन लोग होगी चाहिए। बिल्कुल, बात सीधी है। नाक की लड़ाई माझी जी के लिए है। माझी जी ने जिस तरीके से दाव खेलकर अपनी जो बहू है उनको, दीपा माझी को टिकट दिया है, क्या लगता है अगर माझी अपने गढ़ में हार जाएंगे तो माझी की राजनीति समाप्त नहीं हो जाएगी? और भाजपा विधानसभा में माझी जी को टिकट देगी। और लोकसभा में बुरी स्थिति हुई है उस क्षेत्र में। बाबा मैं वहां जा भी नहीं रहा हूं अभी। मैं तो ये जो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं इसका जवाब दीजिए ना। अगर दीपा माझी चुनाव हार जाती है खुदा न खास्ता, तो कल जीतन राम माझी के सीटों की गिनती कितनी होगी? 2 या 3 या 4? एमएलसी का चुनाव कराएंगे, जो भी कराए बाबा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। जीतन राम माझी का मांगने का बिल्कुल। तो दिस ब्रिंग्स
अनदर सेशन इन मोशन बिल्कुल कि चिराग पासवान क्यों तो मदद करे, तब उपेंद्र कुशवाहा क्यों मदद करे, तब बाकी दल क्यों मदद करे, क्यों ना ये पार्टियां माने कि क्यों ना ये पार्टियां चाहे कि दीपा मांझी हार जाए कि एक एक्स्ट्रा मुंह जो खुलता कि 20 सीट हमको भी चाहिए चिराग इतना, तो बढ़िया भैया तो एक काम करो, आपको 2 ही दे सकते हैं, पिछला तो हार गए थे भाई, तो ले लीजिए 2 सीट, 4 को ले लीजिए, 5 को ले लीजिए, 10 को ले लीजिए। मतलब मेरा कहने का मकसद आप समझ गए होंगे। एक तो यहाँ नाक की लड़ाई हो गई, दूसरी नाक की लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा के लिए नाक की लड़ाई नहीं है रामगढ़, बिल्कुल है। जगदानंद सिंह ने वहाँ से जगदानंद सिंह हराने की स्थिति में कितना बार अश्विन चौबे को रहे हैं, कैसों अश्विन चौबे का इज्जत बचा। मिथिलेश तिवारी गए तो बच्चा कुचा भी इज्जत भाजपा को डुबा दी है। अब बच्चा कुचा कसर है रामगढ़, तो रामगढ़ में पहले से कश्ती डूबी हुई थी। जी। अब वहाँ मतलब सुधाकर सिंह तो हराया ही, अब अजीत सिंह हरा देंगे तो क्या होगा। मैंने एक गढ़ जो भाजपा का गढ़ था उससे भी हाथ धो बैठेगी। और एक और बात है, चुनाव अब आने वाला है उत्तर प्रदेश का भी, और ये गढ़ है जी भाजपा का। बिल्कुल 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 भाजपा को उत्तर प्रदेश से बिहार आने का गढ़ है, और भाजपा को बिहार से उत्तर प्रदेश जाने का गढ़ है। बेटी रोटी का संबंध है। तो रामगढ़ हार जाने का मतलब भाजपा के लिए कितनी बड़ी, निश्चित रूप से कितना अपमानजनक होगा, ये भी आपको समझना होगा। और इतना ही नहीं है, मतलब देखिए बिहार की राजनीति में ये जो दल हैं, कई लोगों का करियर इसमें दांव पर लगा हुआ है। करियर दांव पर है, नीतीश कुमार का करियर दांव पर है। बिल्कुल। फिर देखिए मनोरमा देवी को टिकट दे दिए हैं। अब मनोरमा देवी पे कुछ दिन पहले क्या मामला हुआ था आपने देखा ही था जी। तो अब तो लोग ये कहेगा जातो गवाए भातों न खाए। अगर कहीं सुरेंद्र यादव यहाँ भी पटक देते हैं जी, तो एक तो लोग कहेंगे कि भाई टिकटों दिए इतना मैंने जिला के बाद ट्रिपल सी सेशन कॉम्प्रोमाइज भी किए हैं, अब फिर भी गड़बड़ा गया। तो नीतीश जी की भी दांव पर है इज्जत। नीतीश जी ने 160-70 विधानसभाओं में इस बार लोकसभा चुनाव में लीड किया था, वो भी सचों में हुआ था कि मतलब गलती से हो गया था, इसका भी टेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो पूर्णिया में आप हारे हैं जी जी है। तेजस्वी यादव के लिए टेस्ट तो अपने आप में है कि तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग, जी, धाए धाए उनका विकेट गिर रहा है विधायकों का, टांग टांग के ले जा रही है भाजपा अपने हिसाब से। तो अब ये साबित होता है कि ये सारी सीटें जो हैं, एक इमामगंज छोड़ दिया जाए तो ये तो महागठबंधन की ही ना है। बिल्कुल बिल्कुल, 4 में से 3 सीटें महागठबंधन। अब मेरा ये कहना है बाबा कि भाजपा के तो 21 में से जीत जाए इमामगंज के अलावा या जदयू जी, तो जीत है उनकी भाजपा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मिट्टी किसकी पलित होगी? मिट्टी तो तेजस्वी यादव की पलिट हो रही है। उसके साथ साथ देखिए कितना सहूलियत से बिहार के पत्रकार अपनी बात रखते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं फिर विश्लेषण करना पड़ जाता है, उस एंगल को दूसरी बात समझना पड़ता है। केवल प्रशांत किशोर पर ही क्यों रडार आपका फंसा हुआ है? प्रशांत किशोर तो ट्रायल मैच है उनके लिए। बिल्कुल, प्रशांत किशोर थोड़ी यहाँ मतलब अंतिम युद्ध लड़ने आ रहे हैं अपना। तो अंतिम युद्ध किसके लिए है? नीतीश कुमार के लिए है, तेजस्वी यादव के लिए है, मांझी जी के लिए और बाकी लोगों के लिए है। हम लोग तो जिनका इज्जत दांव पे लगा हुआ है, मांझी जी का घर का इज्जत दांव पे लगा हुआ है। तेजस्वी यादव के लिए देखिए सारी सीटें जो उनकी हैं वो वापस लेनी उनके लिए दाव की इज्जत की बात है। अगर ये 3 वो नहीं जीत पाएंगे तो फिर क्या जीतेंगे कल विधानसभा चुनाव 2025 का? बिल्कुल। इन सभी जगहों पर महागठबंधन लीड की है। जब लीड किए हुए सीटों पर आप हार जाएंगे तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे आप जनता के पास जाकर? दोनों के लिए बहुत कठिन। मांझी जी के लिए मुश्किल है, नीतीश के लिए मुश्किल है, तेजस्वी के लिए मुश्किल है। और नाम किसका हो रहा है? तो नौनिहाल अभी नर्सरी में गए तो रिजल्ट पर तो ठीक नहीं क्या आई। देखिए बबुआ के तनी बहुत कठिन बा, अभी डॉक्टरों बनावे के बाद नर्सरी में डॉक्टर बना दे। सबसे मजा में कौन है? चिराग पासवान, उपेंद्र वही तो बोल रहा हूं। चिराग पासवान को तो वो मैंने कब से याद है, मैंने बहुत पहले कहा था चिराग पासवान इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे, ये उपचुनाव नहीं लड़ेंगे चिराग पासवान। दर्शकों को भी कहा था कि ये जो घिचपिच होगा ना इसमें वो नहीं पड़ेंगे। अब मजेदार बात है कल दीपा मांझी का नॉमिनेशन है, चिराग पासवान पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है चुनाव। पासवान जाती वोट तभी ना देगी जब चिराग पासवान देखेगी, नहीं देखेगी तो नहीं देगी, बात खत्म। चलिए कहीं ना कहीं हमारी नजर रहेगी इस पर। जी जी। तो जांच पड़ताल में आपने देखा कि किस तरह से बिहार की राजनीति एक नई दिशा की तरफ मुड़ रही है। अगर ये दिशा 4 सीटों के उपचुनाव तक टिकी रह जाती है तो बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा और हमारी कमेंट्री तो इस तरफ से जारी ही रहेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।